आप बीजेपी के इस स्कीम को समझिए, जिस स्कीम से वो डिप्टी सीएम चुनती है, वहां अभी सिर्फ रीजन नहीं चलता है, वहां कास्ट का ध्यान रखना होगा कि किस कास्ट का मुख्यमंत्री होगा, उससे इतर कास्ट के लोगों को एडजस्ट करने के लिए 2 मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप देखिए राजस्थान में ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाया तो उस साथ में एक दलित उप मुख्यमंत्री भी बनाया, एक फिर दलित खोजते हैं, फिर महिला खोजते हैं, जहां जहां आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया छत्तीसगढ़ में, वहां एक ब्राह्मण को भी बनाया। तो ये जो बैलेंस करना होता है कास्ट का इक्वेशन, जहां पिछड़ा बनाया वहां एक अगड़ा भी बनाया मध्य प्रदेश में। तो अगर आप पिछड़ा मुख्यमंत्री बनाते हैं तो अगड़े और दलित को एडजस्ट करना है, अगड़ा बनाते हैं तो दलित और एक पिछड़े को एडजस्ट करना है। तो ये जो कास्ट का कॉम्बिनेशन होता है, ये पॉलिटिकल कंपल्सन होता है हर पार्टी के साथ। सर, आप ये कास्ट कॉम्बिनेशन की बात करें, मैं तो कह रहा हूँ पहला कंपल्शन महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात है ना। आज अखिलेश यादव भी, अगर अमिताभ जी बात कर रहे हैं कि आप महिला को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे, डिप्टी सीएम बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, तो अग्निमित्रा पॉल वो एक नाम हो सकता है। लेकिन अगर उनका नाम होता है तो मैं दिलीप घोष की बात करूं, दिलीप घोष भी तो इतने सीनियर लीडर हैं, क्या उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? और अगर उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो उनकी इक्वेशन शुभेंदु अधिकारी के साथ क्या है वो भी हम जानते हैं। नहीं, देखिए, जैसे जब मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या कोई कैबिनेट बनाया जाता है, या मान लेते हैं कि आप कल को किसी राज्य का मुख्यमंत्री बन जाती हैं, भगवान करे बन जाए, तो कैसे आप डिसाइड करेंगी, बताइए कि मुझे अपनी कैबिनेट तैयार करनी है? मैं रीजन का, कास्ट का और उसके साथ साथ मेरा इक्वेशन किसके साथ बेहतर है उसका भी ख्याल रखूंगी। इसका मतलब है कि अगर एक बहुत सेफ ऑप्शन होता है, सेफेस्ट ऑप्शन है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जितनी आबादी है और जिन समाजों की जितनी आबादी है उतनों को मंत्री बना दिया जाए, करेक्ट। बट बीजेपी में कोई भी मुस्लिम समाज का मुख्य एमएलए जीत करके नहीं आया है, तो 27% ऑलमोस्ट जो पोजीशन है वो खाली हो गई। अब उसमें किसको भरें? दूसरा ऑप्शन है कि जिन समाजों ने हमें सपोर्ट किया है ज्यादा, हम उसके प्रोपोर्शन में लोगों को मंत्री बनाएं। यानी अगर मटुआ समाज ने हमें सपोर्ट किया है, ओबीसीज ने किया है, और इस बार भद्रलोक ने भी किया है ज्यादा संख्या में, हम उन समाज से लोगों को दें। दूसरी बात यह भी लॉजिकल है, क्योंकि जिस समाज का वोट ही नहीं मिला उसको रिप्रेजेंटेशन कैसे दें, या फिर हमारे पास एमएलए ही नहीं है, मान लेते हैं बीजेपी के पास। तीसरा आ जाता है कि भाई क्षेत्र, जिस क्षेत्र की संख्या ज्यादा है, जैसे प्रेसिडेंसी 108 सीटें हैं, सबसे भारी संख्या है प्रेसिडेंसी की। मालदा मुर्शिदाबाद 49 सीटें हैं, लेकिन वहां भाजपा का रिप्रेजेंटेशन कम होगा क्योंकि वो ज्यादा माइनॉरिटी हैवी एरियाज हैं। तो या तो सांख्यिक आबादी के हिसाब से, लेकिन वो चलेगा नहीं बिकॉज उसमें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है, या तो जिस मात्रा में आपको सपोर्ट मिला है अलग अलग समाजों से, या तो जिन क्षेत्रों से समाज मिला है, और उसमें जेंडर और कास्ट आ जाता है। आपने अभी जो समाज की बात की उसका डेटा मैं लेकर आई हूँ, वो डेटा दर्शकों के सामने रख देती हूँ। बंगाल में इस बार दलितों का आशीर्वाद बीजेपी को खूब मिला है। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में दलितों के लिए 68 सीटें रिजर्व हैं। इनमें से बीजेपी को 51 सीटों पर जीत मिली। टीएमसी 17 सीटें जीत पाई। मतलब ये कि टीएमसी से 3 गुना ज्यादा सीटें बीजेपी लेकर आई है। और दलित सीटों पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट कितना हुआ? 75%। अब अगली बात एसटी सीटों की भी कर लें। पश्चिम बंगाल में आदिवासियों ने दिल खोलकर बीजेपी का साथ दिया। एसटी रिजर्व सीटों पर बीजेपी को 100% का साथ मिला, क्योंकि बंगाल में आदिवासियों के लिए 16 सीट रिजर्व है। सभी 16 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई। टीएमसी 0 पर आउट हुई, यानी कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट कितना रहा? वो 100% का रहा। ऐसे में बीजेपी पर आदिवासी कोटे से भी मंत्री या डिप्टी सीएम बनाने का दबाव होगा। तो ये 2 बातें हैं, एससी सीट और एसटी सीट। आपने जिस संख्या की बात सीटें हैं, ठीक है। अब मटुआ समाज है। मटुआ समाज, जब भाजपा के वहां पे 3 एमएलए थे, उसके बाद से जितने भी चुनाव हुए हैं, मटुआ समाज भाजपा को सपोर्ट करता रहा है, क्योंकि वो एससी समाज में आ रहा है, जो आप 75% स्ट्राइक रेट बता रहे हैं। और जो टॉप 5 लीडर हैं, विडंबना ये है, सुकांत मजूमदार, समीक भट्टाचार्य, दिलीप घोष, अंगमित्रा पॉल, रूपा गांगुली को भी जोड़ लीजिए, और शुभेंदु अधिकारी टॉप पोस्ट पर हैं, और बाकी लोग डिप्टी सीएम या मंत्री बनेंगे। उनमें से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन ये अपर कास्ट हैवी ग्रुप है।
है ना, तो वो भी एक चैलेंज है। जैसे SC ST ने सपोर्ट किया है, OBC ने सपोर्ट किया है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बीजेपी के लिए वहां पे रहने वाला है। सर दो बातें, एक तो दिलीप घोष और शुभेंदु अधिकारी का इक्वेशन, अजीत जी, कि क्या दिलीप घोष उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं? अगर बनते हैं तो फिर सरकार कैसे चलेगी? वो चेक एंड बैलेंस के लिए हमेशा एक व्यक्ति जो है, क्या वो पिंचिंग पोजीशन पर रहेगा? पहली बात तो ये, और दूसरा, जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी हिस्सेदारी, तो फिर वो रिप्रेजेंटेशन कहां से लेकर आया जाएगा? देखिए ये मतलब एकेडमिक बहस के लिए हम लोग बातें कर रहे हैं ये सारी। अभी आप 3 स्टेट आप देखिए जो जहां बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बनाया, एक चौंकाने वाला मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री। आप वो समीकरण देखिए, राजस्थान में कैसे बनाया, मध्य प्रदेश में कैसे बनाया, छत्तीसगढ़ में कैसे बनाया। मोहन यादव के साथ एक ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री बनाया, राजेंद्र शुक्ला को एक पिछड़ा दलित एक मुख्यमंत्री बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाया। इसी तरह से आप एक अरुण साय बने और एक विजय शर्मा बने छत्तीसगढ़ में। तो ये जो बैलेंस करने का है, और कोई ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ा चेहरा ले आकर के ही बैलेंस कर सकते हैं। देखिए हो सकता है कि बड़े चेहरे को रोक दिया जाए कि एक बड़ा चेहरा हम मुख्यमंत्री बना रहे हैं तो बाकी बड़े चेहरे इंतजार करें। भाई सुकांत मजूमदार आप वैसे कह रहे भी, दिलीप घोष को इंतजार कराया जा सकता है? सुकांत मजूमदार तो केंद्र में वैसे भी मंत्री हैं, तो एक तो वो ऐसे ही आप इलिमिनेट कर दीजिए। आप ऐसे अगर उनको सामिक भट्टाचार्य प्रदेश अध्यक्ष हैं तो प्रदेश अध्यक्ष रहिए आप, तो सामिक दो तो ऐसे इलिमिनेट कर दीजिए। अब दिलीप घोष बचे, आप उनके लिए कोई और भूमिका सोच सकते हैं दिलीप घोष के लिए लंबे समय से, और वो अच्छे नेता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्हीं के अध्यक्ष रहते भारतीय जनता पार्टी 3 से 77 पहुंची और 2 से लोकसभा में 18 पहुंची, वहीं प्रदेश अध्यक्ष थे। उनका एक महत्व है, तो उनको कैसे एडजस्ट करेंगे आप ये कर सकते हैं एडजस्ट, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। क्षेत्र का और जाति का बैलेंस बनाने के लिए कोई ऐसा एकदम उप मुख्यमंत्री के लिए कोई ऐसा चेहरा भी बीजेपी ले आ सकती है जिस पर किसी की नजर नहीं जा रही। ऐसा चेहरा उप मुख्यमंत्री के लिए आप ले आ सकते हैं, उससे ज्यादा मैसेज आप दे पाएंगे। आप एक उत्तर बंगाल से एक चेहरा ले आना होगा, क्योंकि अगर शुभेंदु अधिकारी को आप ले आ रहे हैं तो ये पूरा दक्षिण का ही हिस्सा हो गया जहां से आप ले आ रहे हैं। वो बड़े नेता हैं मेदिनीपुर के, और इतने बड़े नेता हैं कि जब वो तृणमूल से अलग हुए थे तो ममता बनर्जी की नींद उड़ी थी कि कहीं वो अपनी अलग पार्टी न बना ले। उस समय प्रयास भी किया था उन्होंने ताम्रलिप्ता कांग्रेस नाम से कांग्रेस बनाने के लिए। पास ना, हाँ, लेकिन नेता तो मेदिनीपुर के हैं। जो मेदिनीपुर का इलाका है, जिस इलाके में उनका असर इतना बड़ा वर्चस्व है उस इलाके में अधिकारी परिवार का, तो वो इधर से है, तो एक नॉर्थ बंगाल से एक ले लीजिए। हमको लग रहा है कि उधर से तो एक हो सकता है कि नॉर्थ बंगाल से ले तो दलित भी ले ले। कोच राजवंशी उस इलाके से बहुत जीते हुए हैं, तो कोच राजवंशी दलित आप ले लें। आपके जहन में आता है? नहीं, नाम जहन में नहीं आ रहा है। नाम तो जहन में मथुआ समाज का हमारे जहन में नाम आ रहा है, लेकिन अब शांतनु ठाकुर की पत्नी को कैसे बनाएंगे? शोभा ठाकुर जीती हैं, लेकिन शांतनु ठाकुर केंद्र में मंत्री हैं, तो केंद्र में जो मंत्री हैं उनकी पत्नी को आप डिप्टी CM बनाएंगे तो फिर एक अलग तरह की बहस शुरू हो जाएगी। एक ही सांसद भी, और तो आप उत्तर बंगाल जो बीजेपी का गढ़ है उस इलाके में, और सबसे बड़ा जो दलित समाज है बंगाल में वो कोच राजवंशी है। उसी से ले आए थे, अनंत महाराज को राज्यसभा भी भेजा गया था। तो अब कोच राजवंशी समाज से ले आते हैं तो एक उत्तर बंगाल का भी रिप्रेजेंटेशन हो गया, दलित का भी रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो इस तरह से करके, और OBC का रिप्रेजेंटेशन भी एक खोजना ही होगा पार्टी को।